हेलो हेलो हेलो। तो हम शुरू करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मैकेनिज्म वगैरह आता है, उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जो जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना है, ठीक है ना। और आप लेवल घट रहा है, गिरेगा लेवल, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे बेटा फैटी एसिड्स के बारे में लिखा है। सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की संख्या 12 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक होती है, उनको बेटा अपन फैटी एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की संख्या 12 से लेकर के 18 तक होती है, उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये हीटर जल रहा है सामने और वहीं बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड टुडे। चलो, सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड, अकर इन नेचुरल फैट एज ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली एस्टरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। चलो, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ओइक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये जो COOH ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ओइक एसिड यहाँ पे सफिक्स लगता है, आपको पता होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो बेटा, कुछ कॉमन नेम दिया है, जैसे HCOOH को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड मतलब मीथानोइक एसिड, एक कार्बन है, दो कार्बन, इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड इज द IUPAC नेम, ब्यूटेरिक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहां पे बेटा तुम्हारे पास ये क्या हो गया, आइसोब्यूटायरिक एसिड। इसका IUPAC नेम तुम लिख सकते हो 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद में बेटा इस वाले एसिड को, इसको ध्यान रखना, इस एसिड को अपन बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, COOH ऑक्सैलिक एसिड, या फिर इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में बेटा हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये है बेटा मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड इज दिस, जहां पे COH के बीच में एक CH2 आ गया तो क्या हो गया, मेलोनिक एसिड। दो CH2 आ गए तो सक्सेनिक एसिड, तीन CH2 आ गए तो ग्लूटेरिक एसिड, चार आ गए तो एडिपिक एसिड। ध्यान दो, COH तो कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। एक CH2 आया मेलोनिक एसिड, दो आ गए सक्सेनिक एसिड, तीन आ गए तो ग्लूटेरिक एसिड, चार आ गए तो एडिपिक एसिड, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे तीन COH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये है हमारा ट्राई कार्बालिलिक एसिड, और ये इसको हम IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें किसी को भी हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, तीनों को समान ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात। यहाँ पे किसी भी COH ग्रुप को हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं मान करके तीनों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, इसलिए प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने नाम यहां पर लिख दिया, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आप देख सकते हो, यहां हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बता चुका हूं मैं। यहाँ पे ये फेनाइल एसिटिक एसिड कहा जाता है और यहाँ पे थैलिक एसिड कहा जाता है। ये थैलिक एसिड है, ठीक है ना, थैलिक एसिड। इसी से बेटा थैलीमीड बनता है, जिसको आगे हम अमाइंस में यूज करते हैं इन जेबरील थैलीमीड रिएक्शन। तो यहाँ पे ये सारे एसिड्स आपको पता चल गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो अगेन क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, और यहां से ये लोन पेयर उठ करके यहां आ जाते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है पर्टिकुलरली वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है ना, इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब तुम खुद ही देखो, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब 120 डिग्री, ठीक है। तो द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाइन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय अबाउट 120 डिग्री।
द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। कारण क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से पाई बॉन्ड खींचता है वैसे ही ये इसको सपोर्ट करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे देगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो देखो बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है तो हम एल्कलाइन KMnO4 लेकर के, देखो ये ऑक्सीडेशन है, हमने बता दिया है कि सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, इन एल्डिहाइड, उसके बाद ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कलाइन KMnO4 हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल एसिडिक और एल्कलाइन मीडिया। अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, DNF ब्लॉक में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें K2Cr2O7 और KMnO4 अच्छे से पढ़ लेना है, बस सवाल वहीं से बनता है, हर बार वहीं से आता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो न्यूट्रल, एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में तीनों में ऑक्सीडेशन कराता है, या आप जब DNF ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और यहाँ पे बेटा CrO3H2SO4 को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडिया, इसको बेटा हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोनस रिएजेंट। नहीं आया समझ? आ गया? फिर से ध्यान से देखो, CrO3 मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4, इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये भी क्या करा देता है, एल्कोहल को पकड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, जोन्स रिएजेंट याद रहेगा। चलो वेरी गुड। चलो आप देखो, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से बेटा आपके पास जैसे बेंजीन रिंग है उस पर कोई एल्काइल ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन की चेन है। तो चेन से मतलब नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, चेन से मतलब नहीं होता है। जैसे ही आप इसमें KMnO4 और KOH डाल करके हीट करोगे, KMnO4 इन बेसिक मीडिया, बेसिकली KMnO4 इन बेसिक मीडिया, इसको तुम हीट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास चाहे जो भी कार्बन की चेन हो, कुछ भी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, COOK में, जिसकी तुम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे H3O+, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये KMnO4 KOH की प्रेजेंस में कोई भी, जैसे यहाँ पे एक कार्बन की चेन थी तो भी क्या बना, COOH, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन थी तो भी क्या बना बेटा, COOH। तो साइड ग्रुप से मतलब ही नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, बेंजोइक एसिड बना देना है हाइड्रोलिसिस के बाद। हाइड्रोलिसिस से पहले यहाँ पे क्या लगेगा, COOK ग्रुप लगेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ध्यान दो, इसकी मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं आती, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम बेटा एक इतनी सी छोटी सी चीज ध्यान रखना, साइड चेन से मतलब नहीं होता, कोई भी हो, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 10 कार्बन, 1000 कार्बन, ठीक है ना, KMnO4 KOH और कोई भी ग्रुप भी लगा हो, चाहे यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, KMnO4 KOH और हीट दिखे, तुरंत इसको किसमें कन्वर्ट कर देना, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, पानी से ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन और पोटेशियम के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे और पोटेशियम की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नाइट्राइल हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है। बेटा नाइट्राइल्स की जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम, तो ये हमको एमाइड देता है, और एमाइड की फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमको एसिड दे देता है। ध्यान देना, ध्यान दो बेटा, जब हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पहले हमें अमाइड मिलता है, बाद में उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पे, चाहे एसिडिक मीडियम में कराओ चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, पानी होना ही चाहिए, हमको क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ये इथेनामाइड है, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं इन एसिडिक मीडियम, तो यहां पे क्या मुझे मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा और NH3 एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। बेंजामाइड मैं ले लूं, बेंजामाइड की मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं एसिडिक मीडियम, तो यहां पे क्या होगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा और अमोनिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखना ध्यान से बेटा, जैसे मेरे पास ये नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N,
ठीक है। जब मैं इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मान लो ये हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, दो बॉन्ड तोड़ देनी है। क्या करना है, दो बॉन्ड यहां से हटा देनी है। दो बॉन्ड हटाने के बाद यहां पे कार्बन की वैलेंसी को दो OH से सेटिस्फाई करना है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करना है, दो OH से सेटिस्फाई करना है। और नाइट्रोजन की भी दो वैलेंसी फ्री हुई, तो नाइट्रोजन की दो वैलेंसी को तुम्हें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है। कार्बन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई उसको तुम्हें OH से सेटिस्फाई करना है, और नाइट्रोजन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई उसको तुम्हें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। और फिर यहां से क्या करना है, यहां से तुमको H2O निकाल देना है, यहां से तुम्हें पानी निकाल देना है। तो बेसिकली यहां पर तुम्हारे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो फाइनली तुम्हारे पास ये मिलेगा। देखो, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, ये वाली बॉन्ड उठ करके यहां चली गई, तो RC डबल बॉन्ड हो NH2, इसी को बेटा बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड, ठीक है। अगर इसकी मैं पूरी हाइड्रोलिसिस कराऊं तो पूरी हाइड्रोलिसिस में बेटा तीनों की तीन बॉन्ड आपको तोड़ देनी है, तीनों की तीन बॉन्ड आपको तोड़ देनी है, और कार्बन की तीनों वैलेंसी को आपको OH से सेटिस्फाई करवा देना है। फिर आपको पानी निकाल देना है। यहां पे देखो क्या बन गया आपके पास, यहां पे आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड OH। बेटा समझ में आई बात, बेटा आई बात समझ। अच्छा, इसके बाद में यहां पे जो नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी फ्री होगी उसको तुम्हें हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है, तो अमोनिया गैस निकलती है। तो फुल हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे नाइट्राइल्स की तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो हमें एमाइड मिलेगा, ध्यान रखना। और एमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस हम करा देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, और अमोनिया यहां से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम ड्राई फॉर्म में लेते हैं, ड्राई आइस, टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन टर्न गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड, मतलब हाइड्रोलिसिस कराने पे। तो अगेन देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। ये रिएक्शन बेटा कराने के लिए आपको क्या लेना है, आपको एक ग्रिग्नर्ड रिएजेंट लेना है। ये आपने ले लिया एक ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, ये क्या ले लिया है, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन बेटा आपको करानी है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब मैंने आपको कितनी बार बताया कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का ये वाला बेटा जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव है क्योंकि ये मेटल से जुड़ा है, और ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव होता है। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, हल्का सा क्या करो कि ये वाली बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर दो, इस वाली बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर दो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर तुम्हारे पास ये बन जाएगा, देखो ये बनेगा, यहां पे तुम्हारे पास ये बन गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो यहां पे कौन जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट है, ये वाली बॉन्ड जब तुमने इस पे शिफ्ट कर दी तो यहां पे नेगेटिव आ गया और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये वाला पार्ट कहां जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा, तो COMgX, ठीक है। और पॉजिटिव वाला पार्ट जो है इसके साथ जुड़ जाएगा R के साथ। तो बेटा हमारे पास जो फाइनल आया वो क्या आया, RC डबल बॉन्ड OMgX, ठीक है ना। इसके बाद में फर्दर इसकी तुम हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास पानी मतलब H+ और OH-। अब OH- किसको दोगे, तो हमने कहा OH- तो हम इसको दे देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट कार्बन जो है, ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो OH- इसको दे देते हैं और H+ इसको दे देते हैं। तो हमारे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgOHX, ठीक है, MgOHX। तो यहां पे बेटा ये हमारा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको यही करना आना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ये थी CO2 गैस, यहां पे मैंने इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया।
बस फिर मैंने जोड़ दिया और हाइड्रोलिसिस करा करके मुझे ये एसिड मिल गया। यही करना है। तो फाइनली इन्होंने ये जो रिएक्शन लिखी है वो आपको समझ में आ रही होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड which in turn give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid। ठीक है, आ गई बात समझ? अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अभी हम क्वेश्चंस भी करा लेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद में बेटा हमको क्या करना है, ये वाली रिएक्शन देखो, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड मतलब एसिड क्लोराइड है ना, ये देखो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, हमने पढ़ रखा है, पहले ही लेक्चर में था शायद एल्डिहाइड कीटोन्स के। हाँ, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड है। अब देखो एसिड क्लोराइड जब हाइड्रोलाइज करा जाता है विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर बेस की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन देता है, ध्यान रखना। विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान दो, अगर हम केवल पानी से इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहां पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, और Cl माइनस यहां से निकल जाएगा। और अगर हम बेसिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, लेकिन यहां पे क्या मिलेगा हमको, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन कराने पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बेंजोइक एनहाइड्राइड है, जैसे मैंने तुम्हें एसिटिक एनहाइड्राइड बताया था, सिमिलरली हमारे पास क्या है, देखो बेंजोइक एनहाइड्राइड है। बेंजोइक एनहाइड्राइड कैसा होगा, ये देखो, बेंजोइक एनहाइड्राइड कैसा होगा, ये देखो, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और यहां पे अगेन हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन हो गई। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, बोलो। अब क्या करना है बेटा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तुम्हें तोड़ देना है। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तुमको क्या करना है, तोड़ना है। अब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को जब तुम तोड़ दोगे तो यहाँ पे पानी मतलब H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब H प्लस जो है वो कहाँ जाएगा, H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमारे पास COOH प्लस COOH, दो मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे बेंजोइक एसिड के। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराना आ गया बेंजोइक एनहाइड्राइड की, पक्का। चलो अब देखो यहां पे जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड था, यहां पे बेंजोइक इथानोइक एनहाइड्राइड है, तो बेंजोइक इथानोइक एनहाइड्राइड यहां पे देखो ये हो गया। कुछ नहीं करना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान है, सबसे आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन की इस बॉन्ड को तोड़ना चाहो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको तोड़ लो, तोड़ दिया हमने। अब देखो H प्लस और OH माइनस, H किधर जाएगा, हमने कहा इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आया, देखो COOH प्लस COOH CH3। ठीक है, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको मिल गए। क्लियर बात? तो एक तो बेंजोइक एसिड मिला और एक इथानोइक एसिड मिला। क्लियर? अब ईस्टर्स मैंने बता दिया है बेटा। ईस्टर्स कैसे बनते हैं, जब हम एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, उससे हमें ईस्टर्स मिलते हैं। अब ईस्टर्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, मतलब तोड़ दें, ईस्टर्स को अगर हम तोड़ दें तो हमें वापस से क्या बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। अब देखो तोड़ने का तरीका क्या है, देखो तोड़ने का तरीका क्या है, देखना ध्यान से कि तोड़ने का तरीका क्या है। तो यहां पे मान लो मेरे पास कोई एक ईस्टर है, कोई भी एक ईस्टर उठा लो, ये दोनों ईस्टर्स की हैं, ये वाला उठा लेते हैं, चलो ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, यही तो है। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, H प्लस OH माइनस दे दीजिए। H प्लस किधर जाएगा,
हमने कहा इधर जाएगा OH माइनस इस वाले कार्बन पे, H प्लस इस क्योंकि इधर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसको खींच लेगा। OH माइनस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पे CH3 CH2 CH2 COOH प्लस C2H5OH। देखो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल, और ये हमारा क्या बन गया, एसिड। एस्टरिफिकेशन का उल्टा है ये। एस्टरिफिकेशन से हमारा क्या होता है, एसिड और एल्कोहल मिलके ईस्टर बनाते हैं। ईस्टर को जब तोड़ोगे तो हमें मिलेगा तो वही जिससे वो बना है। तो जब इसको तोड़ दिया मतलब हाइड्रोलिसिस करा दी, तो हमको क्या मिला, एसिड मिला और एल्कोहल मिला। क्लियर बात? तो यही चीज है, यही चीज है। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम में कराओगे तो यहां पे हमको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन कराने पे हमको एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में कराओगे तो हमको यहां पे सीधे सीधे एसिड मिलेगा। क्लियर बात? तुम देखो हाइड्रोलिसिस तुम एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो, बेसिक में भी करा सकते हो। बेसिक मीडियम में कराओगे तो जैसे यहां पे हो रहा था, यहां पे हो रहा था, जब तुमने बेसिक मीडियम लिया तो यहां पे तुमको सॉल्ट मिल रहा था, कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा था, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन कराने पे तुमको RCOOH मिला। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे जब तुम एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो तुमको सीधे डायरेक्ट एसिड मिलेगा। अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट। अगर KOH लोगे तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, और इसका फर्दर एसिडिफिकेशन कराने पे हमको एसिड मिल जाएगा। ठीक है, एसिड मिल जाएगा। पक्का आ गया समझ? बेटा अगर तुम्हें आ गया समझ तो बिना इसके ऑप्शंस देखे, मतलब सॉल्यूशन देखे, तो मुझे बता लोगे कि केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। ब्यूटेन 1 टू ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन 1 टू ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेन 1 टू ब्यूटानोइक एसिड कैसे करोगे? हाँ, जोन्स रिएजेंट डाल दो, चाहे तुम एल्कलाइन KMnO4 ले लो। बेंजाइल अल्कोहल टू फेनाइल इथानोइक एसिड। अगेन इस अल्कोहल तुम्हें मतलब ही नहीं है, अल्कोहल को तुम्हें एसिड में करना है, मतलब क्या ले लो, जोन्स रिएजेंट ले लो या फिर एल्कलाइन KMnO4 ले लो। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ध्यान से देखो कहना क्या चाह रहा है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? 3 नाइट्रो, ध्यान से देखो यार, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ये देखो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में, मतलब ये। चलो आप बताओ। ओ सॉरी, ये 4th पोजीशन पे जुड़ गया। 3 नाइट्रो है ना, ये होगा, 3 नाइट्रो है तो ये होगा। चलो अब बताओ क्या करोगे। बेटा इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ फटाफट। तो इसको रिएक्ट कराओ विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, MgBr, और ये हमारा NO2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराओ कार्बन डाइऑक्साइड से। ये इधर आएंगे, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, ये पूरा पार्ट नेगेटिव। अब जोड़ दो, बस जोड़ो, उस फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। तो जब जोड़ोगे तो यहां पे बेटा कार्बन है, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पूरा पार्ट इस कार्बन पे जोड़ दो। चलो ठीक है,
कोई दिक्कत? ये वाला पूरा पार्ट हमने किससे जोड़ दिया? कार्बन से जोड़ दिया। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो एज इट इज लगा है। ठीक है, यहाँ पे ये O माइनस था और यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे MgBr जुड़ गया। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये टूटेगी बॉन्ड H प्लस और OH माइनस। बेटा सीधी सी बात है कि OH माइनस इस कार्बन को दिया जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस MgOHBr। दिख रहा है? दिख रहा है? समझ में आ गया कैसे बनाया हमने? सबसे पहले इसको, क्योंकि यहाँ पे ये Br लगा था, Br लगाने का और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप इसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के बाद ड्राई आइस से इसकी रिएक्शन कराइए। फर्दर क्या होगा कि ड्राई आइस से रिएक्शन करा देने के बाद आपको ये इंटरमीडिएट बनेगा, जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको ये बन जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। देखो मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, देखो ब्रोमोबेंजीन है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास तीसरी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। 3 नाइट्रो आपके पास क्या है? ब्रोमोबेंजीन। इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये NO2 ग्रुप है और यहाँ पे बेटा ये COOH ग्रुप है। अब इसमें कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है, इसको तुम किस में कन्वर्ट कर लो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लो। इसको तुम किस में कन्वर्ट कर लो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लो। तो इसको तुमने किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लिया। MgBr और बाकी NO2 को रहने दो, क्या ले रहा है तुम्हारा? कुछ ले थोड़ी ना रहा है। अच्छा, इसके बाद इसका रिएक्शन कराओ ड्राई आइस से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव इस पे आएगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये वाली चीज पॉजिटिव, ये वाली चीज नेगेटिव। तो ये वाली जो पॉजिटिव पार्ट है ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा और जो ये नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज रखिए और यहाँ पे इस वाले नेगेटिव पार्ट को जोड़ दीजिए और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप एज इट इज लगा रहने दो और यहाँ पर जो तुम्हारे पास O था उसमें तुम MgBr डाल दो। तो यहाँ पे ये हटेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH और ये यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, आसान था। चलो अब देखो 4 methyl acetophenone, 4 methyl acetophenone to benzene 1,4 dicarboxylic acid। 4 methyl acetophenone, 4 methyl acetophenone। देखो ध्यान से, यहां पर ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पे ये एसीटोफेनोन चौथी पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, यहां पे चौथी पोजीशन में मिथाइल लगा है। इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? 4 methyl acetophenone टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसको तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना है। COOH COOH। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? सीधे सीधे हमने बताया था ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता है, तुम डालो KMNO4 KOH और पकड़ के हीट कर दो, ये दोनों ही ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? COOK में, और COOK में जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पे तुम्हें यही मिल जाएगा। अभी बताइए रिएक्शन। तो इन ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, तुम KMNO4 KOH और हीट कर दोगे तो तुम्हारे पास COOK COOK आएगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे तुम्हारा COOH और COOH आ जाएगा। ठीक है, चलो
साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन बेटा ये होगा, और जो ये बनाने को बोल रहा है वो ये बनाने को बोल रहा है। तो अगेन यहां पे जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो वही इस्तेमाल करेंगे, KMnO4 विद KOH, और हीट कर देंगे, और फर्दर हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ध्यान दो, ये भी एक तरीके का यहां पर ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड जो है ये भी ग्रुप हो गया, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहां पे ये बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। चलो आगे देखो, ब्यूटानल टू ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानल टू ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानल टू ब्यूटानोइक एसिड का मतलब है मिथ प्रॉप ब्यूट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटानल। ब्यूटानल मतलब ये हो गया। ब्यूटानोइक एसिड में करना है इसके एक स्टेप ऑक्सीडेशन और कराना है, कोई भी ले लो, एल्कलाइन KMnO4 ले लो। फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, रिएजेंट्स रट गए होंगे। अच्छा ये वाला नहीं आया। यहां पे तो सर डबल बॉन्ड है, तो ये कैसे, देखो बेटा यहां पे जो ये डबल बॉन्ड है तो यहां पर ये ग्रुप तुम्हारा, ये जो दो ग्रुप हैं ये तुम्हारे थोड़े से पेक्यूलियर हैं, थोड़े से अलग दिख रहे हैं, और अलग दिखने वाले ग्रुप्स को ये पकड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें COOH और COOH में। ठीक है, तो यही दो ग्रुप्स तुम्हारे थोड़े से पेक्यूलियर दिख रहे हैं, और इसको मैंने ट्रीट कराया इसके साथ, तो ये पकड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा, COH और COH में। ध्यान रखना कोई भी ग्रुप होगा सबको पकड़ के किसमें कन्वर्ट करा देगा, KMnO4 और KOH, COOH COH में। ठीक है ना, ये कन्वर्ट कराता है COOK में, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें COOH मिलता है, तभी मैंने यहां लिख दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ गया समझ। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। एथाइल बेंजीन लिया, KMnO4 KOH। एसीटोफेनोन लिया, KMnO4 KOH। ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन के लिए इसको सबसे पहले ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाइए, Mg के साथ रिएक्ट करा के फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराइए, और फिर हमको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। और फेनाइल एथीन बेटा स्टीरीन है, फेनाइल एथीन मतलब स्टीरीन, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे KMnO4 KOH डालो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फेनाइल एथीन स्टीरीन, सीधे बेंजोइक एसिड डालिए, सॉरी KMnO4 KOH डालिए, COK में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोलिसिस कराने पे COH में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन टेक्स्ट भी हो गया। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है अब हमें, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to 9 carbon atom are colorless liquid at room temperature with unpleasant odors. The higher acids are wax-like solid and are practically odorless due to their low volatility. Carboxylic acid are higher boiling liquids than aldehyde. कारण ये है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्यों भाई, दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। याद है ना, एल्डिहाइड्स में हमने डिस्कस भी किया था। The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भाप बना दे तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहती हैं, वेपर फेज में भी टूटती नहीं है पूरी तरीके से, और वेपर फेज में भी ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो डाइमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स एक साथ, तो ये एक मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OOH का, और ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OOH का, दोनों आपस में जुड़े हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखो, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर। तो जो सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, ये मिसिबल होते हैं पानी में, घुल जाते हैं पानी में। लेकिन जैसे जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में घुलता नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। केमिकल रिएक्शन की बात करें, अब ये एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एसिड क्या करता है, एसिड में जब हम किसी भी एसिड में जब हम कोई एक्टिव मेटल डालते हैं, एक्टिव मेटल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के ऊपर का मेटल डालते हैं, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब देखो यहां पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसमें मैंने सोडियम डाल दिया, तो यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। गिव वन रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी दे देना। यहां पे अगेन हमने क्या लिया, अब NaOH ले लिया, तो यहां पे हमारे पास अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट बना और इस केस में पानी बना। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया तो यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ध्यान दो, ये सब तुमने 10th में पढ़ रखा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, बहुत आसान चीजें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस रटो इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे पानी मिलेगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मेन प्रोडक्ट तीनों में सेम है। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुल जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन देते हैं जो कि H3O+ आयन बनाता है, पानी के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है और खुद ये कार्बोक्सिलेट आयन में टूट जाते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन मैंने बताया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये बहुत अच्छा है। कार्बोक्सिलेट आयंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब बेटा आपको ये देखना है कि यहाँ पे Ka के बारे में बताया गया। Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतना एसिड अच्छा होता है। ध्यान रखना, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतना एसिड अच्छा होता है। और pKa की वैल्यू, pKa क्या है, -log⁴ Ka, ठीक है, -log Ka। तो ये जो pKa की वैल्यू है ये जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतना एसिड खराब होता है। द pKa वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज -7.0, वेयर एज pKa ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड and acetic acid are 0.23, 4.19 and 4.76 respectively. ध्यान रखना, स्मॉलर द pKa द स्ट्रॉन्गर द एसिड, मतलब pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव pKa वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यहां पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में pKa की वैल्यू -7 है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी है, 0 से भी कम है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन टू दीज ऑर्गेनिक एसिड्स, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे भी ज्यादा अच्छा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि pKa की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो जितनी ज्यादा pKa की वैल्यू उतना बेकार एसिड, जितनी कम pKa की वैल्यू, जितनी नेगेटिव pKa की वैल्यू उतना अच्छा एसिड। ध्यान दो, यहां पे हमने ये लिख लिया। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं हमारे, उन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट होता है ऑन एसिडिटी। सब्स्टिट्यूएंट में इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब यह है, देखो यहां पे जो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, हम चाहते हैं कि अगर ये जो माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज पूरे में घूमता रहे, एक जगह ना रहे। जैसे हम कहते हैं कि जब पैसा एक जगह रुक जाता है, जब पैसा एक जगह रुक जाता है तो वो क्या कर देता है,
दरिद्रता लाता है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक जगह रुक जाते हैं तो वो दरिद्रता लाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर रुके नहीं रहेंगे, ये चलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगाएंगे तो वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जबकि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज कर देगा और एसिड को वीक कर देगा। फिर से सुन लो मेरी बात। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH ले लिया, ठीक है, CH3COOH ले लिया। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो मेथाइल ग्रुप है ये हमारा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देगा। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी वजह से ये उतना अच्छा एसिड नहीं है, ये उतना अच्छा एसिड नहीं है इन कंपैरिजन टू दिस वन HCOOH। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं है मगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, अच्छा एसिड है। ये हमारा कैसा है, अच्छा है, अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड है, प्यारा एसिड है, ठीक है। इसी जगह पे बेटा अगर मैं कुछ इस तरीके से लगा दूं, मान लो इसी जगह पे मैं अगर कुछ इस तरीके से लगा दूं कि मेरे पास ये हो गया, देखो FCH2COOH, तो ये वाला सबसे बेहतर हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, है ना। तो यहां पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर टिके नहीं रहेंगे। तो जब ये कार्बोक्सिलेट आयन हमारा स्टेबल होगा तो ये सबसे बढ़िया एसिड है, इससे भी अच्छा एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सॉरी, इससे भी अच्छा एसिड है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ। अब जरा एक क्वेश्चन करो, फटाफट से क्वेश्चन करो। इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड फिर उससे कम कौन है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब तुम ध्यान से देखना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूं तुम्हें। यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। भाई ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। एक यहां चला गया तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 और ये एक 6। तो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये यहां पे भेज देगा। कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर का, तो ये इसको भेज देगा जिससे कि बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ये एज अ प्लस एम ग्रुप काम कर रहा है, यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इस एसिड की एसिडिटी को क्या करेगा कि बिल्कुल ही घटा देगा। उससे अच्छा एसिड ये होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, शांति से है बेचारा। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है NO2 ग्रुप। पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे काम करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मेटा पोजीशन में मीजोमेरिक काम नहीं करेगा, यहां लगा देता तो कोई काम नहीं होता, माइनस आई इफेक्ट होता जो कि रेजोनेंस के मुकाबले बहुत कम होता है। तो यहां पे लगा है मतलब पैरा पोजीशन पर, तो ये काम करेगा। तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है बहुत अच्छा एसिड है, ये बहुत अच्छा एसिड है। 3 वाला सबसे अच्छा, फिर सेकंड वाला और सबसे बेकार फर्स्ट वाला। और ये हमको पीके की वैल्यू से भी देखने को मिल रहा है। इसके पीके की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.41, इसके पीके की वैल्यू 3.41, इसके पीके की वैल्यू होती है 4.19, इसके पीके की वैल्यू है सबसे ज्यादा 4.46। पता चल गया, ठीक है ना। चलो यहां पे आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। देखो सबसे ज्यादा अगर हम CF3 ग्रुप लगा देंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर NO2 ग्रुप, फिर CN ग्रुप, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फिर फेनाइल ग्रुप। फेनाइल ग्रुप भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है।
ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर हमको एसिडिक करना है तो हमें क्या करना होगा, CF3 ग्रुप लगा दें, उससे कम NO2 ग्रुप, उससे कम CN, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर फिनाइल। ठीक है ना। अब एक बार बेटा इसको तुम पढ़ लेना, ये जो पूरा यहाँ पे बना है इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा बट एक बार आपको आइडिया पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और अगर मान लो कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं मैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड देख लो, मैं आपको बताता रहा हूं कि एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। अब देख लो वो बनता कैसे है। दो मॉलिक्यूल्स तुमने लिए किसके, इथानोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, CH3COOH और यहां पे भी CH3COOH। इसको तुमने रिएक्ट करवाया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना। एसिडिक मीडियम या तो हीट दे दो, एसिडिक मीडियम और हीट दे दो, या तो ये दे दो या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और हीट दे दो, दो में से कोई एक चीज कर सकते हो। तो यहां से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, यहां से ये H2O निकल जाएगा और बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा जिसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड या इथानोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये पूरा H2O निकाल दो, यहां से पानी निकाल दो और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा इथानोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको कि अल्कोहल और एसिड को मिला लें, अल्कोहल और एसिड को मिलाने पे इन एसिडिक मीडियम हमारा क्या होता है, ईस्टर बनता है और पानी बनता है। देखो पानी यहां से निकलता है, अभी मैं बता रहा हूं, पानी यहां से निकलता है और ईस्टर बनता है। तो अभी मैं देखो तुम्हें बता रहा हूं कैसे होता है ये रिएक्शन, ये कैसे होती है रिएक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है। तो मैंने यहां पर लिया CH3COOH, ठीक है ना, और दूसरा मैंने लिया एक अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि देखो हम उल्टा भी कराए हैं इसका, है ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने में वापस से ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OOH और ये हो गया HOC2H5। H2O बेटा यहाँ से आपको निकाल देना है। फाइनली जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5। देखो ईस्टर मिल गया और पानी यहाँ से निकल गया। अब इसकी मैकेनिज्म जो है वो आपके सिलेबस में है, इसकी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है। तो आओ देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। बेटा मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, है ना। एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले एसिडिक मीडियम होगा, यहां पे इस एसिड में इस ऑक्सीजन के पास तुम देख पा रहे हो कि यहां पर इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको दे देता है और यहां पर क्या हो जाता है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो फाइनली जो यहां पे आता है वो ये आता है, देखो OH पॉजिटिव चार्ज और यहां पर OH। ठीक है ना, ये मिला हमें, ये मिला हमें। ठीक। अब क्या होता है, यहां पे दूसरा जो हमने मॉलिक्यूल लिया है वो अल्कोहल का लिया है। तो यहां पे मेरे पास कोई दूसरा हमारा अल्कोहल है। ये अल्कोहल जो है बेसिकली इस तरीके से है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा अपशकुन है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाना तो ये तो इसके कलंक है इसके नाम पे। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स ये वाले दो 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 दो, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऊपर खींचेगा, तो यहाँ कार्बन रोने लगेगा बेचारा कि मेरे पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो कहता है कि तुम रो मत, हम अपने ऑक्सीजन से कह के तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिलवाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा, तो बनेगा देखो ये RC, ये बॉन्ड ऊपर चली गई तो ये हो गया OH। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज खत्म। यहां पे ये OH, यहां पे ये ऑक्सीजन OH और यहां पे ये R।
इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना ली यहां पर। तो अब ये रोने लगा बेचारा ऑक्सीजन, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये और बड़ा अपशकुन है ना, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन छूटते ही इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो ये देखो RCOH OH OR, ठीक। अब ये हाइड्रोजन निकल के यहां पे आ जाएगा और यहां से पूरी यूनिट हटा देगा, यहां से ये पूरी यूनिट को क्या कर देगा, हटा देगा। और यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखो देखो कार्बन अभी कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ये H2O मॉलिक्यूल जब यहां से हटेगा तो यहां पे क्या होगा, 4 बॉन्ड बननी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेजेगा, नहीं कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, फिर कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा तो ऑक्सीजन कहेगा कि भाई तुम रो मत, ये तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको क्या करता हूं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, यहां पे अगेन हमारे पास ये आ गया देखो, और पानी यहां से निकल गया। वो पानी निकल रहा था रिएक्शन में तो वो इस तरीके से निकलता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये हो गया। अब क्या होगा कि यहां से ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फिर से आ गया, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और छूटते ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फाइनली जो हमारे पास स्टेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, RC डबल बॉन्ड O डैश। ये R डैश इस एल्कोहल का है ना, यहां पे भी R डैश हो गया, यहां पे भी R डैश हो गया, यहां पे भी R डैश हो गया, ठीक है ना। चलो, और यहां से H+ निकल गया। मुझे पता है तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, क्या हो गया, अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो फिर से समझो, देखो मैंने कोई एक अल्कोहल लिया और एसिड लिया, तो सबसे पहले हम एक कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमने एसिड ले लिया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्टेरिफिकेशन चल रही है, H+, यहां ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, बोलो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके पास ये 2 लोन पेयर है, ये बड़ा उदार बन जाता है और ये इसको दे देता है। ये होता है प्रोटोनेशन स्टेप। यहां पे क्या हो जाता है फिर, अब इन्होंने दे दिया, अब ये रोने लग गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, अब ये रोने लग गए कि अरे आज तक जिंदगी में मैंने कभी पॉजिटिव चार्ज झेला नहीं, अब मैं कैसे झेलूंगा, हाय भगवान बचा ले बचा ले। तो भगवान भी दयालु है, भगवान ने भी इसकी पुकार सुन ली और अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो आता है प्ले में। वो कहता है बेटा ऑक्सीजन तुम रो मत, तुम ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींचो और हम तुम्हारे कार्बन को सपोर्ट करेंगे। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींचता है और कार्बन रोने लगता है क्योंकि कार्बन पॉजिटिव आने लगेगा। तो इस कार्बन को असिस्ट करने के लिए ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो देखो क्या होता है, यहां पे ये बनता है, अब अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब इस वाले ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया, फिर दिक्कत वही की वही। तो वो तो कहता है कि ठीक है हाइड्रोजन तुम निकलो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हटो, और ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो फाइनली जो है वो ये है, ठीक बेटा, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाता है
और H2O जहां पे भी दिख जाए, HCl दिख जाए, ये सब बेटा निकल जाते हैं, है ना, एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे H2O दिख रहा है, यहां से ये निकलने की कोशिश करता है और फिर ये कार्बन होने लगता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे में फिर पॉजिटिव आ गया। तो ऑक्सीजन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे रहा हूं। दे दिए इसने, और ये यहां से निकल गया। तो फाइनली जो हुआ वो ये हुआ, देखो। अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन कहता है मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से कहता है निकलो तुम यहां से, और इसके इलेक्ट्रॉन खींच करके फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो यहां पे क्या हो जाता है, इस स्टेप में पानी निकला, इस स्टेप में H+ निकल गया। ये बेटा स्टेरिफिकेशन की पूरी मैकेनिज्म है, ध्यान से इसको समझ लो, नहीं बहुत मारे जाओगी। आती है आती है आती है, ठीक है ना। चलो तो ये मैकेनिज्म मैंने स्टेरिफिकेशन की आपको 2 बार समझा दी है बेटा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो बेटा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5, PCl3, SOCl2 किसी में से भी करवाएं, मेन प्रोडक्ट हमारा सेम होगा, एसिड क्लोराइड मिलता है हमें। एसिड क्लोराइड मिलता है। PCl5 के साथ हमें POCl3 और HCl बाय प्रोडक्ट मिलता है। PCl3 के साथ हमें H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। और इसके साथ में SOCl2 के साथ में हमको सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिलता है। ये दोनों गैसेस उड़ जाती हैं, इसलिए ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है एसिड क्लोराइड बनाने का या एसाइल क्लोराइड बनाने का, ठीक है ना। अमोनिया के साथ बेटा रिएक्शन कैसे होती है? अमोनिया के साथ रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि यहां पे सबसे पहले हमारा अमोनियम का सॉल्ट बन जाता है, अमोनिया का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। देखो CH3COOH प्लस NH3 क्या हो गया, CH3COONH4। देखो NH3 था और एक हाइड्रोजन ये, तो क्या हो गया NH4। अमोनियम, अमोनियम आयन ये है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा एसिटेट आयन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज। फिर हम जब इसको हीट कराते हैं तो यहां से पानी निकलता है बेटा, H2O निकल जाता है, यहां पे H2O निकल जाता है, पानी निकल जाता है, H2O निकल जाता है, H2O, ठीक है ना। और H2O के निकलने की वजह से यहां पे H2O तुम निकाल दो, ठीक है, H2O तुम निकाल दो, तो यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हटा दो, तो यहां पे हमको एमाइड मिल जाता है, एमाइड मिल जाता है, ठीक है ना। फाइनली हमारे पास, एक मिनट, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। शायद कुछ गड़बड़ हुई है, स्क्रीन उल्टी हो गई थी शायद, अभी स्क्रीन उल्टी हो गई थी तभी कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूं, देख लेता हूं कहां पे स्क्रीन उल्टी हुई है, जिससे कि वहीं से मैं अगला वीडियो बना दूं। देखो यहाँ पे, हाँ मैंने सुधार लिया है, कुछ गड़बड़ हुई नहीं थी बट मुझे लगा था कि हो गई है शायद। चलो देखो देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पे मैंने बेंजोइक एसिड लिया, अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट कराया तो CONH4, यहाँ पे CONH4 हीट करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और 1 ऑक्सीजन बेटा तुम यहाँ से हटा दो, 2 हाइड्रोजन तुम यहाँ से हटा दो, 2 हाइड्रोजन तुम यहाँ से हटा दो, 1 ऑक्सीजन तुम यहाँ से हटा दो। तो फाइनली हमको बेंजामाइड मिल गया, ये अमाइड है। अब बेटा यहीं से अब थैलेमिड बनाते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये थैलिक एसिड है। क्या है? थैलिक एसिड। 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी 1,2 डाई बेंजोइक एसिड, है ना, 1,2 डाई बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे ये थैलिक एसिड भी कहा जाता है, इसको हम देख चुके हैं कॉमन नेमिंग में। NH3 डाला तो यहाँ पे इधर भी CONH4, इधर भी CONH4, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो इसके, ठीक है। चलो इधर भी CONH4, इधर भी CONH4, हीट करा देंगे तो क्या होगा, हीट करा देंगे तो बेटा H2O निकलेगा, तो यहां से H2O निकलेगा और यहां से भी H2O निकलेगा। दिख रहा है, दिख रहा है, फोकस आ रहा है। देखो H2O यहां से भी निकलेगा और H2O यहां से भी निकलेगा। जब H2O यहां से निकलेगा तो यहां पे CONH2, यहां पे H2O निकलेगा तो यहां पे क्या बचेगा, CONH2। इसको बोलते बेटा एफ्थैलामाइड। फर्दर हीटिंग कराएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराएंगे तो अमोनिया निकल जाएगा। अमोनिया कैसे निकलेगा, NH2 इसका ले लो और 1H इसका ले लो, NH2 इसका ले लो और 1H इसका ले लो, चाहे NH2 इसका ले लो और 1H इसका ले लो, तो क्या हो जाएगा कि फर्दर यहां से अमोनिया निकल जाएगा और यहां पे बॉन्ड बन जाएगी। देखो देखो ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो इसको, करो जरा, करो। देखो यहां पे हमारे पास ये था, यहां पे हमारे पास ये था, ये हमारा C डबल बॉन्ड O NH2 और ये हमारा C डबल बॉन्ड O NH2। यहां से बेटा NH3 निकालना है तो NH2 ये वाला ले लो और एक H इसका ले लो, एक H इसका ले लो। तो फर्दर यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है ना, आ गया समझ। इसी को बेटा बोलते हैं थैलामीड, इफ्थैलीमीड, ठीक है ना। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना आप, बाकी तो सही है, इफ्थैलीमीड, ठीक है ना, ये बोलते हैं। चलो रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैसे होगा बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा मिलता है, डाइबोरेन है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके क्या दे देंगे, अल्कोहल दे देंगे, जहां से ये पूरी यात्रा हमारी शुरू हुई थी वापस से हमें वही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी है इस रिएक्शन की, फिर से देख लो बेटा, फिर से देखो इसकी मैकेनिज्म क्या थी। RC डबल बॉन्ड OOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो H माइनस देगा, तो ये H यहां पे जाकर के अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे ही चलता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं और ये यहां से हटता है ग्रुप। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, हमें एल्डिहाइड मिल गया। इसका फर्दर रिडक्शन कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा अल्कोहल, ठीक है ना, हमको मिल जाएगा अल्कोहल। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कराने पे अल्कोहल। तो ये हमने आपको बता दिया था। देखो एसिड में और ईस्टर में सिमिलर तरीके से तुम्हें रिडक्शन कराना है, H माइनस जोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लो, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना चाहेंगे तो ये वाला ग्रुप तुम्हें हटा देना है, तो इससे एल्डिहाइड मिलेगा और फिर एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करा के हमें अल्कोहल बना देना है। अब डीकार्बोक्साइलेशन देखो, डीकार्बोक्साइलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हटना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन दे आर सोडियम सॉल्ट्स। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स को, सोडियम सॉल्ट कैसे बनाओगे, तो RCOOH है, उसको सोडियम के साथ ट्रीट करा दो तो RCOONA बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आर हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO, रेशियो क्या होना चाहिए 3:1। ये रेशियो बहुत बार पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो क्या होना चाहिए डीकार्बोक्साइलेशन में, 3:1 का रेशियो होना चाहिए। इस रिएक्शन को बेटा डीकार्बोक्साइलेशन बोलते हैं। RCONA इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, हीट कर दो पकड़ के तो यहां पे RH मिलेगा और Na2CO3 मिलेगा, RH मिलेगा और Na2CO3 मिलेगा। इसके बाद बेटा ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस 11th की रिएक्शन है, आप 11th की NCERT खोल के देख सकते हो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आपको मिल जाएगी। हाउएवर 12th में पूछी नहीं जाती। डीकार्बोक्साइलेशन भी 11th की है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, RH मतलब एल्केन, कोई एक एल्केन मिल गया और Na2CO3 यहां से निकल जाएगा। इसके बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ठीक है, तो Na2CO3 यहां से हमारा निकल जाता है, या इसके 2 मॉलिक्यूल ना लेकर के यहां पे देखो Na और ये Na, तो Na2 हो गया, Na2 और CO3 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा यहां से निकाल दो, यहां से ये पूरा निकाल दो, ठीक है, तो Na2CO3 निकल गया और RH जुड़ गया। आ गई बात समझ में, Na2CO3 निकल गया और RH जुड़ गया। चलो ऐसे समझ लो। हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा कार्बन है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास बेटा अल्फा कार्बन है, तो ये हमारा COOH ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसको हमने क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहां से हटता है और यहां पे कोई हैलोजन जुड़ जाता है। जब हम इसकी रिएक्शन X2 और रेड फॉस्फोरस के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
तो यहाँ पे X2 कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये चीज मिलती है इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से देखो, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं विद रेड फास्फोरस और X2। X2 में हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। यहां पे अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह पे हेलोजन आ जाता है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। जेलेंस्की याद है ना, यूक्रेन का प्रधानमंत्री है ना, जेलेंस्की, ठीक है, तो वहां से याद रहेगी। हाँ, ये COOH ग्रुप रशिया है, तो रशिया से तो भिड़ने की औकात नहीं है। तो CH2 के साथ क्या है, CH2 के साथ जो है ऐसे करके याद कर लो, अल्फा कार्बन है, तो रशिया के इर्द गिर्द या आसपास की जो चीजें हैं उस पर ये जाकर के अटैक करता है, ठीक है ना। चलो, अब रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या है, रिंग सब्स्टिट्यूशन में COOH ग्रुप बेटा हमारा कैसा है, COOH ग्रुप हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। कारण यह है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बेंजीन रिंग से, तो ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। कॉन्सेंट्रेटर HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। ब्रोमीन और FeBr3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ब्रोमो फॉर्म है, Br प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहां पे जाकर के अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड यहां बना और मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड यहां पर हमको मिल गया। क्लियर है बात, आ गया समझ में। तो यहां पे बेटा ऑलरेडी ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन आप करना, आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, इसमें और इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, या सीधी सी बात है ये वाला है, क्योंकि यहां फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसमें और इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें और इसमें अच्छा एसिड कौन सा है बताओ। यहां पर फ्लोरीन थोड़ा दूर लगा है, यहां पे फ्लोरीन COOH ग्रुप के पास में है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो क्योंकि यहां पर फ्लोरीन थोड़ा दूर है COOH से, तो इलेक्ट्रॉन उतना इफेक्टिवली खींच नहीं पाएगा। यहां पे फ्लोरीन COOH के जस्ट बगल में है, पास ही में है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खींच लेगा, ठीक है। यहां पे बताओ, ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन CF3 ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। चलो, यहां पे हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म होता है, संपन्न होता है। पढ़ाई करते रहना, सब रिवाइज कर लेना, जितने दिन भी वीडियोस नहीं आएंगे उतने दिन सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और साथ में एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी बचा नहीं है बेटा अल्कोहल में भी, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड में ही सब कुछ कवर करा दिया है, तो अल्कोहल में भी कुछ बचा नहीं है, एक वीडियो में अल्कोहल भी खत्म हो जाएगा। चलिए, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।